करके 3(1)r, ये तो उदाहरण केवल मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा पढ़ना है। 3(1)r, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, ये प्रॉब्लम बनाएंगे इस पे, वो लोग आयोग वाले प्रॉब्लम बनाएंगे। 3(1)r में है SC/ST सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमान करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसका, जो सबसे ज़्यादा मुकदमे दायर होते हैं, 3(1)S, लोक दृष्टि में, पब्लिक व्यू में आने वाले किसी स्थान पर जाति सूचक गालियां देना, जाति सूचक गालियां देना। फिर 3(1)W रोमन 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हाई कोर्ट में मुकदमे इसके बहुत आते हैं। 3(1)W रोमन 1 रोमन 2 बड़ा टेक्निकल सेक्शन है, इससे आईपीसी का अंतर पूछा जाता है। SC/ST के स्त्री को शासक यह जानते हुए स्पर्श करना कि वह SC/ST की है। SC/ST की स्त्री को इस आशय से स्पर्श करना कि वह SC/ST की है और उसकी सहमति के बिना स्पर्श करना। आप जानते हैं आईपीसी 354 में भी है यही चीज। इसी का रोमन 2 है, SC/ST स्त्री के बारे में SC/ST जानते हुए, SC/ST स्त्री के बारे में SC/ST जानते हुए लैंगिक प्रकृति के शब्दों, सेक्सुअल नेचर्स ऑफेंसेज, वर्ड सेक्सुअल नेचर जिसको आपने वहाँ पढ़ा है 354 में, इसको भी पढ़ा है। जेस्टर जिसको आपने पढ़ा है, SC/ST स्त्री के बारे में SC/ST जानते हुए लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों, अंग विक्षेपों का उपयोग करना। याद होगा आपको 509 आईपीसी, 509 संकेत आप करते हैं ना, तो जेस्टर जो करना, स्त्री के बारे में, सपोज उदाहरण रूप में उधर मुंह करके टॉयलेट कर देना, वो जैसे 509 में आता है ना, टॉयलेट करना उधर करके, आईपीसी 509 में जो आता है वो यहाँ पर इसमें आता है। लेकिन और ख़तरनाक चीज़ है, अगर कोई SC/ST की स्त्री गैर SC/ST द्वारा उपरोक्त दोनों खंड में आने वाले कार्यों का विरोध नहीं करती है, तो मात्र इतने से उस स्त्री की सहमति नहीं मानी जाती, वायलेंटली नॉन फिट इंजूरिया नहीं हो जाएगा। SC/ST की स्त्री लैंगिक कार्य का विरोध नहीं कर रही है, तो इसका लाभ एक्यूज्ड को नहीं मिलेगा, उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। कोई जानता है यह स्पष्टीकरण क्यों डाला गया? एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ी कमी थी। एक लड़की थी, उसके माँ बाप मर गए थे, काफ़ी कम उम्र की लड़की थी और अपने भाई के साथ रहती थी मथुरा। ऐसी लड़की
अपने काम पे जाती थी, भाई भी कमाता था। वह लड़की एक लड़के के प्रेम जाल में फंस गई और उसके साथ भाग गई। फिर उनको पकड़ करके पुलिस स्टेशन लाया गया। भाई भी उसका पहुंचा, सभी लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले उस लड़की को थाने के पीछे ले गए और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। लड़की कुछ भी नहीं बोली, फिर आ गई सामने, फिर अपनी बीती बात भाई को बताई, सबको बताई जो था। इस केस का नाम है मथुरा रेप केस एविडेंस एक्ट में। और जब यह केस कोर्ट में गई, इंडियन एविडेंस एक्ट 114 पे, 114 ए पे, यह केस जब कोर्ट के समक्ष गई तो कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ लड़की की सहमत मानी जाएगी। फिर संशोधन किया गया, सेक्शन 114(1) बन करके आई। उसमें डाला गया कि लड़की अगर कहती मेरी कंसेंट नहीं थी, मेडिकल में सेक्सुअल हुआ है, दो बातें अगर ये साबित कर दे तो कोर्ट में शैल प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 114(a) और बर्डन ऑफ प्रूफ टोटल अभियुक्त पर चला जाएगा। मथुरा केस के बाद 1986 में ये चीज़ हुआ। फिर जब ये SC/ST एक्ट में ये बनने लगा, इसमें स्पेशल रूप से एक्सप्लेन किया गया कि SC/ST डर के मारे हो सकता ना बोली हो, तो उसको सहमत नहीं माना जाना चाहिए कि सहमत उसने दे दिया था। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप लोग पढ़ते भी होंगे ना, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो ये अपराध आया। एक चीज़ और है, स्त्री का लैंगिक इतिहास। मान लीजिए वह SC/ST लड़की किसी बच्चे के प्यार वगैरह में कहीं भागी हो, कुछ हो, तो स्त्री का लैंगिक इतिहास अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित विवक्षित सहमति नहीं माना जाएगा। बताइए, लैंगिक इतिहास का मतलब कई बच्चों के साथ वो भाग चुकी हो, इसका भी कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों? एविडेंस एक्ट सेक्शन 53(a) वहाँ जोड़ा गया है। लैंगिक अनुभव का कोई एविडेंस, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ना ही इससे अपराध आपका घटेगा। खतरनाक अपराध आया 3(1)(z), वेरी डेंजरस। SC/ST के सदस्य को गृह ग्राम छोड़ने के लिए मजबूर करना बड़ा ही खतरनाक है। SC/ST के सदस्य को गृह ग्राम, अपना घर छोड़ के भागिए, गांव छोड़ के भागिए, मजबूर करना। ये तो मैंने कुछ दृष्टांत स्वरूप खतरनाक अपराध बताए जो पुलिस अपना ढूंढ उड़ करके लगा के पैसे वगैरह कमाती है और होते भी हैं सही सही। तो 3(1)(a) से ZC में और एक अपराध और पूछा जाता है, 3(1)(ZA), फिर Z में A से लेकर के E तक हैं, उसका C वाला पूछा जाता है। C में है कि पूजा स्थल में जाने से रोकना। पूजा स्थल में जाने से रोकना। 3(1)(ZC) पूजा
स्थल में जाने से SC ST को मना करना। SC में सब मना कर रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि उनको किसी पूजा स्थल में जाने से रोकिए। इसी का B क्लास है जिसमें मोटरसाइकिल मत चलाने दीजिए, जूते नया न पहनने देंगे, तुमको घोड़े में नहीं बैठने देंगे। ये सारी चीज़ें जो थी सब समाप्त की गई। और 3(1)A से ZC तक अगर कोई अपराध कोई करता है तो फिर न्यूनतम 6 माह का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े अपराधों को आपको मैंने बताया। अब जरा सा दूसरा देख लीजिए, इसी का दूसरा पार्ट है SC ST एक्ट धारा 3(2) में वर्णित प्रमुख दंडिक प्रावधान क्या हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से दंडिक प्रावधान हैं, जिसमें पहला है 3(2) रोमन 1 कस्तूरी बियर एक्ट है। 3(2) रोमन 1 पढ़ो, बड़ी बहुत डेंजरस धारा है। जी सर। पढ़ो। मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को किसी अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है को सिद्ध कराना है, या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषित होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप तो सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। तो जरा सा तुम इसको पूरा समझ लो, हमें बताओ क्या लिख रहा है। सर मतलब ये है कि अगर कोई भी SC ST ऐसे लोगों के लिए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है जिससे कि उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो वैसे लोगों को भी मृत्यु दंड से दंडनीय दिया जाएगा। जो मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है उसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा सर। किसी भी मतलब SC ST को मिथ्या साक्ष्य के द्वारा पनिशमेंट या मृत्यु दंड नहीं दिलवाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा, फांसी उसको भी दी जाएगी। जी जैसे को तैसा, जी सर, टिट फॉर टैट। तो धारा 3(2) रोमन 1 से लेकर के रोमन 7 तक पूरा तैयार कर लीजिएगा। जी सर। दांडिक प्रावधानों को सारा देख लीजिएगा ताकि जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम ना गलत होने पावे। जी सर। क्योंकि प्रॉब्लम अगर दे दिया तो SC ST एक्ट पे गलत हो जाएगी, जानकारी नहीं रहेगी। जी सर। तो दांडिक प्रावधानों का अध्ययन कर लीजिएगा। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, SC ST एक्ट धारा 3(1) या 3(2) में दिए गए दांडिक प्रावधानों को बताइए जो SC ST एक्ट में हैं। पूरा मैंने आपको एक समरी बताई, मार्गदर्शन किया, इस तरीके से इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा तुमको, हम तो मार्गदर्शन करेंगे। सर अगर 2 का क्वेश्चन पूछा जाता है 3(2) का तो फिर 1 भी इसमें डालना होगा सर। 1 की शुरुआत केवल करना है, जी सर। सारे खंड नहीं लिखना है। जी सर। अगर 2 पूछता है तो केवल ऊपर एक पैरा में डाल दीजिएगा। 1 में इस धारा से इस धारा में प्रोविज़न है जिसमें न्यूनतम ये सज़ा है, बस
वो हमने लिखा है ना एक पैरा शुरू का, जी सर। हमने लिखा है, क्या मैं बोला हूँ, बाकी चतुर चालाक बच्चे अपना लिख लेते हैं। जी जी सर। तो 1A से 3Z तक है। हाँ 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 हाँ, जी जी सर। उसके बाद 2 शुरू कर देंगे। उसके बाद 2 शुरू करके 2 पूरा लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा 2 है। जी जी सर। और अगर अलग से पूछता है इस तरीके से, जो अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट द ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज whoever committed by that person who does not belonging to member of SC/ST। SC/ST में वर्णित उन अपराधों को बताइए जो 3(1) में या 3(2) में दिए गए हैं, तब सब लिखना है। जी सर। कंप्लीट ही तैयार किया जाएगा सर इस पे। पूरा तैयार करिएगा। क्या है? जी जी सर। जी सर। तो तुम्हारे बेर एक्ट में क्या रूल्स भी हैं? रूल्स सर, मतलब अपराध तो है, रूल्स नहीं होंगे। रूल्स नहीं है सर। सर 95 का है, 1995 वाला है रूल्स। तुम्हारे पास है? हाँ सर। चाहिए? सर हमारे पास भी है। चलिए चलिए, तो जिसके पास हो रूल्स 7 पढ़िए जरा। अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से कम का ना हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक द्वारा इसके पूर्व अनुभव, मामले की विवेचनाओं को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर की जाएगी। क्या कहना चाहता है यह नियम? सर नियम तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन आयोग करेगा, जो आयोग पुलिस उप निरीक्षक से कम रैंक करनी होगा, मतलब DSP से छोटी रैंक करनी होगा। हाँ, तो ये लिख लेना इंटरव्यू के लिए। मिस्टर अमरीश कुमार, बंद करिए। अमरीश कुमार, तुम्हारी आवाज़ चल रही, बंद करो उसको। हाँ सविता। यस सर। DSP रैंक का व्यक्ति कम से कम आईओ बनेगा। DSP रैंक का व्यक्ति ही आईओ होगा। आईओ होगा। हाँ, इसको ध्यान रखना है कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन करता है SC/ST के अपराधों का, वो किस रैंक का व्यक्ति होता है? तो उत्तर होगा DSP रैंक के नीचे का नहीं होगा। और ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। और अगर इसका उल्लंघन होता है तो जरा सा फिर से पढ़ो उसको, इसी का इंग्लिश वर्जन तुम पढ़ो। अच्छा, एन ऑफिसर committed under an act shall be investigated by police officer। बस बेटे हो गया। अरे बंद करो, सैल शब्द सैल आ गया, सैल शब्द। यस सर, shall be investigated by। सैल मीन्स हो गया मैंडेटरी है। यस सर। और इसके उल्लंघन में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर आगे उसका कॉग्निजेंस भी बेकार चला जाएगा, सज़ा भी बेकार चली जाएगी। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट है, समझ लो यही सब। अगर आईओ के लिए उन्होंने सेल वर्ड यूज़ कर दिया है, सेल का मतलब वही रहेंगे, उसके नीचे का नहीं रहेंगे, फिर परिणाम क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन अवैध होगा, कॉग्निजेंस अवैध होगा, सब कुछ अवैध हो जाएगा। आगे और भी होगा, सेक्शन थोड़े हैं। सर इरेगुलर होगा या वॉइड हो जाएगा? तो बताओ उसमें क्या लिख रहा है? तो भी तो मैं अंदर कुछ दे रहा है, बता पढ़ो। The investigating officer shall be appointed by state government, Director General of Police, Superintendent of Police, after taking into account his past experience, sense of ability and justice to perceive the application of the case and investigation it along with right lines within the shortest possible time। सर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया। इलीगल होगा, केस लॉ में इलीगल।
ठीक है, क्योंकि वो सेल शब्द आ गया ना, सेल। अगर वो सेल ना होता ना तो कुछ परिणाम होता। सेल उनका करना का मतलब है कि मैंडेटरी है वो। रूल 11 पे पढ़ो। रूल 11। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साक्ष्यों का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं। अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्ष्यों को उसके आवास या ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के इन्वेस्टिगेशन या सुनवाई या विचारण के स्थान तक एक सबका एक्सप्रेस में, यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने जाने का रेल भाड़ा या वास्तविक बस या टैक्सी का भाड़ा संदाय किया जाएगा। तो ऐसा प्रोविजन मतलब सेकंड एसी से जाएंगे। इसमें इसके पहले भी कुछ पढ़ी हो इसके बारे में? इसी क्लास में पढ़ी हो कुछ? विक्टिम प्रोटेक्शन जिसमें है जी सर। उसमें आया था शायद ये। पीड़ित व्यक्ति शब्द जहाँ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ। उसमें था सब सूचनाएं दी जाएंगी जमानत के बाद। हाँ, सेक्शन है 17 में था, किस में था? 15A में। 15A में। हाँ, 15A में। तो देखिए जो बातें अभी अभी मैंने बताया, रूल्स कौन सा रूल्स है? 7 और 11 देख लेना। यस सर। रूल 7 एंड रूल 11। तो आज की क्लास आपकी पूरी हुई सविस्ता। थैंक यू सर। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अगला क्लास क्या होगा? अभी की होगा? नहीं, अगले क्लास मतलब टुमारो या मंडे। 7 बजे तक क्लास चलेगा सर? हाँ, 6 से 7।